नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है और आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन और खुशनुमा जिंदगी आज मैं अपने परिवार के साथ में बिता रहा हूँ। सबसे पहले तो वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो दोबारा उन्होंने मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया है। दोस्तों, कल ही मैंने अपने 13th सोब्राइटी के साल पूरे किए हैं। 13 साल ये में कैसे बीत गए पता भी नहीं चला और ऐसा लगता है दोस्तों कि ये कल परसों की बात है। बिल्कुल आज भी मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। 13 साल पहले की जो भी यादें हैं जस की तस मेरी नजरों के ठीक सामने में है और मैं कभी उन यादों को भूलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है उसको भूलना यानी फिर किसी खतरे को इनवाइट करना हो जाएगा। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक दिया है आज के डीआर से रिलेटेड है। कैसे मेरे संबंध पहले थे और कैसे आज मेरे संबंध है। दोस्तों, जैसा कि बिग बुक में लिखा है कि एक अल्कोहलिक एक किसी तूफान की तरह होता है और उसके तूफान में जो भी सामने में आता है सबको वो तहस नहस करता है। बिल्कुल ठीक वैसा ही मेरा था दोस्तों। एक्चुअली तो मैं बिल्कुल शराब पीने की कंडीशन में था ही नहीं। किसी भी एंगल से मैं शराब पीने के स्थिति में ही नहीं था। उसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो ये कि पहले ही मैं अपने घर में शराब से बर्बादी देख चुका था। मेरे फादर भी अल्कोहलिक थे और उनकी वजह से दोस्तों काफी कुछ घर का वातावरण पूरी तरीके से खराब हो गया था। उनकी नौकरी चली गई थी, अक्सर वो बीमार रहा करते थे। मैं अकेला लड़का था, कोई बहन भाई नहीं था, एक छोटा परिवार था। उसके बावजूद भी दोस्तों अल्कोहलिज्म की वजह से, शराबीपन की वजह से घर के हालात बड़े खराब थे। कहीं तो भी मेरी माँ को अपनी घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। मेरा एजुकेशन चालू था। एक ग्रेस ऑफ गॉड था कि पढ़ाई में मैं अच्छा था, अच्छी फेलोशिप में था, अच्छी संगत में था और ईश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा गुण दे दिए थे, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में मैं बहुत अच्छा मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट रहा। मेरे दोस्त मुझे हमेशा आगे रखते थे। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। मैं गाना अच्छा गाता था, मैं कविताएं शायरी करता था। तो एक बहुत ही कम उम्र में दोस्तों एक मैंने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया था, चाहे घर की परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। कॉलेज में जाने तक मेरी जिंदगी में शराब नहीं आई, मगर कॉलेज में जाने के बाद पहली बार एक दोस्त के घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था और वहां मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पी। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे कि मैं शराब को पीऊं, पर आज मुझे लगता है कि शराब फिर मैंने क्यों पी। तो जैसे मैंने बचपने से ही शराब से लोगों को बर्बाद होते हुए देखा था, जैसे खुद मेरे अपने घर में मैंने अपने पिताजी को देखा था, ठीक वैसे ही मैंने शराब पीकर लोगों को एंजॉय भी करते हुए देखा था। होली, पोला, 31st या किसी फैमिली फंक्शंस में मैं लोगों को शराब पीते हुए देखता था, एंजॉय करते हुए देखता था। उसमें कई तो पूरे शराबी थे और कुछ लोग सिर्फ ओकेशनली पीने वाले भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि वो जो शराब पीकर जो मजा लेते थे लोग, वो मजा मेरे दिमाग में रह गया। और जब शराब सामने में आई तो मैं शराब से होने वाली बर्बादी का पलटा कहीं तो भी कम हो गया और शराब का जो मजा लेने के जो मैंने लोगों के
अनुभव देखे थे, उसका पलड़ा शायद भारी हो गया और फिर मेरी जिंदगी में वो आकर्षण के तहत शराब हो गई। बिल्कुल दोस्तों, मैंने नहीं सोचा था कि ये शराब बाद में मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हाहाकार मचाएंगी। धीरे धीरे एक तो मैं अर्निंग एंड लर्निंग मेरा शुरू था। एक टेलीफोन बूथ पे मुझे जॉब करना पड़ता था पार्ट टाइम, और साथ में मेरी पढ़ाई, कॉलेज लाइफ की पढ़ाई भी शुरू थी। बिल्कुल पीने की स्थिति में नहीं था, ना तो मेरी वैसी आर्थिक स्थिति थी कि मैं शराब पीऊं। लेकिन जब आज याद करता हूं तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि शराब ने मुझे चोरी और हेराफेरी करना सिखाया था। मैं जिस टेलीफोन बूथ पे काम करता था और मुझे उस वक्त रोज रात को शराब पीने की आदत लग चुकी थी। शुरू में जो हाल थे कि किसी ने पिला दिया तो पी लिया, कभी कभार पी लिया, तो वो हालात बदल चुके थे। शराब मेरी गरज बन चुकी थी, चाहे वो एक समय ही सही, रात के ही वक्त सही, लेकिन लगता था कि रात को थोड़ी बहुत शराब मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों, उसका अरेंजमेंट करने के लिए कहीं तो भी जहां मैं काम करता था वहां मुझे जो कुछ भी 10, 20, 30 रुपए जो थे, उसके लिए उस काम पर हेराफेरी करनी पड़ती थी। यानी मैंने अपनी जिंदगी में जो लोगों को नुकसान करना जो शुरू किया, शायद अल्कोहल जिंदगी में आने के पहले भी मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, पर वो ठीक तरीके से याद नहीं आते। मगर अल्कोहल मेरी जिंदगी में आने के बाद जो जो चीजें मुझे याद आती है, तो वो ये चीजें हैं कि कैसे मैंने अल्कोहल के लिए, अपनी गरज को पूरी करने के लिए दूसरों का नुकसान करना शुरू किया। आज के थॉट में वैसे लिखा है कि हर अल्कोहलिक को लगता है कि मैंने दूसरे को उतना परेशान नहीं किया, मैंने अपने आप को परेशान किया। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि जब हम अपनी इन्वेंटरी प्रोसेस में जाते हैं तो सारा कच्चा चिट्ठा हमारा, जो हकीकत है, वो सामने में आ जाती है। उस पर मैं आज बाद में आऊंगा दोस्तों। तो मेरी जिंदगी में लोगों को नुकसान पहुंचाने का जो सिलसिला था वो इस तरीके से शुरू हुआ। शुरू में नॉर्मल तरीके से मैं शराब पीता था, तो काफी दिनों तक तो घर के लोगों को और बाकी लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चलने लगा तो वो मुझे समझाने लगे कि यार तू पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा नाम है तेरा अच्छा सोशल इन्वॉल्वमेंट है, और तेरी घर की परिस्थिति बिल्कुल शराब पीने की नहीं है, तो तूने नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम अल्कोहलिक दोस्तों ईगोइस्ट होते हैं। जो बचपन से ही मैंने तारीफें सुनी थी, उन तारीफों ने शायद मेरे अंदर में वो आई एम डिफरेंट वाली जो फीलिंग थी वो पैदा कर दी थी। और इसीलिए मुझे लगता था कि मैं शराब जरूर पी रहा हूं, लेकिन मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूं। ये जो बाकी के लोग शराब पीते हैं ना, तो इनको पीना नहीं आता। ये तो थोड़ी सी शराब पीते हैं और बहुत ज्यादा बताते हैं। एक अल्कोहलिक पीरियड में जो एक ईगो आता है कि देखो मैं इतनी पीता हूं लेकिन मैं हिलता नहीं हूं, वो ईगो भी मेरे अंदर में आ चुका था। एक फ्रेंड के साथ में मैं रोजाना शराब पीता था, और मुझे आज भी याद है, वो मेरे फ्रेंड 4-5 साल पहले गुजर चुके हैं। आज 2 छोटे बच्चे हैं उनके। तो हम जब शराब पीते थे तो दोनों एक पैक पहले पिया करते थे, और जैसा मैंने दूसरा पैक लिया तो मैं वॉमिटिंग कर देता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 बार हुआ। मेरे उस दोस्त ने, जो आज जिंदा नहीं है, उन्होंने उसी वक्त मुझे बोला था, यार तुझे भाती नहीं, तू मत पीते जा बोले सेकंड पैक, आप एक ही पैक में लिमिट में रहो। लेकिन वही ईगोइस्ट पर्सनालिटी कि ये व्यक्ति अगर पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता, उस जिद ने दोस्तों मुझे लगता है कि बाद में मुझे डुबो दिया। जैसे मैंने शराब हजम करनी शुरू की तो बाद में फिर मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक शराब पीनी शुरू की कि जिसकी हद नहीं। तो दोस्तों ये धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ। पिताजी नौकरी जा चुकी थी उनकी, और कोर्ट केस में किसी इंतजार में थे कि कोर्ट में केस जीतेंगे और फिर बल्ले बल्ले होगी। मगर उनकी शारीरिक हालत बड़ी खराब रहती थी। घर का सारा जिम्मा माँ पर आ चुका था।
और शायद उन्हीं जो सिचुएशंस थी लाइफ की, एक लव अफेयर उसी वक्त जिसमें मुझे निराशा मिली, तो इन सारी चीजों ने मेरी शराब को एक्सेलरेट करने का ही काम किया और बहुत ही जल्दी मैं 24 घंटे का शराबी बन गया था। रात को बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद में भी दोस्तों मुझे सवेरे शराब पीने की आदत लग चुकी थी। एजुकेशन जैसे तैसे शराब के नशे में ही मैं कंप्लीट करके एक प्रोफेशन में शामिल हो गया था, लेकिन उस प्रोफेशन में दोस्तों शराब की बोतल लेकर ही मैं गया था। तो उस प्रोफेशन को शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया था। हर प्रोफेशन बिजनेस का एक गुडविल होता है, उसी गुडविल के सहारे वो सब चलता है, लेकिन मैंने तो वो सारा गुडविल ही खराब कर दिया था और मुझे सब नाम से जानते थे। मेरी पहचान थी, एक मेरा जो अल्कोहलिज्म मेरी पहचान बन चुका था। तो दोस्तों मेरे अल्कोहलिज्म की जो मार है वो सबसे ज्यादा अगर किसी को गिरी होगी तो मेरे परिवार के लोग। सिर्फ 2 ही लोग थे मेरे परिवार में, मेरे पिताजी और मेरी माँ। चाहे मेरे पिताजी अल्कोहलिक हो गए, 5-4 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं थे। मगर सबसे बुरी हालत थी दोस्तों मेरी माँ की, क्योंकि जिस मेरी माँ ने मेरे पिताजी का 35 साल का शराबीपन भोगा था और बड़े मुश्किलात से उसने मेरा एजुकेशन कंप्लीट करवाया था, बड़ी मेहनत करके, कि चलो यार अपना पति कहीं तो भी बराबर नहीं कर पाया सब कुछ, तो अपने बेटे पे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों उसकी सारी उम्मीदों पे मैंने पानी फेर दिया था। पिताजी के प्रति इतनी रिजेंटमेंट थी मेरे मन में कि एक समय बचपने में जो पिताजी को डरने वाला लड़का, कि अगर हाथ उठा दिया ऐसा, वो मारते भी नहीं थे, अकेला लड़का था मैं, सिर्फ ऐसा अपना हाथ ऊपर कर देते थे तो मेरी पैंट गीली हो जाती थी। मगर वही लड़का दोस्तों जब मेरी जिंदगी में शराब आई तो मैं हर वक्त दोस्तों उनको ताने देना, उनकी सारी हिस्ट्री निकालना, तू मैं, और बाद में वो गाली गलौज पे आ गई थी। और उन अल्कोहलिज्म के पीरियड का वो एक काला बदनुमा दाग मेरी जिंदगी में था दोस्तों, पर आज उसकी गिल्टी फीलिंग नहीं आती। उसके कारण भी बताऊंगा कि एक बार मैंने उन पर हाथ उठा दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार मेरे जो रिलेशनशिप थे वो मैंने पूरे तार कर दिए थे। मेरी माँ जो मेरा घर संभाल रही थी, जिसने खून पानी कर मेरा एजुकेशन करवाया था, मेरे पे उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसकी सारी उम्मीदों को मैंने तोड़ दिया था। आज भी याद है दोस्तों कि वो काम पर जिस रास्ते से लौटती थी, उसी रास्ते में एक दारू के अड्डे पे मेरी शाम को बैठक थी। मैं अपने जॉब पर जाता था, लेकिन बराबर कुछ जॉब ठीक था नहीं मेरा। उसके बावजूद कैसा भी करके मैं शाम को आकर उसी अड्डे पर बैठे रहता था। और एक बार की बात है दोस्तों, जब वो मेरी माँ वहां से गुजर रही थी और जब उसने मुझे देखा तो बिल्कुल मेरे नजदीक से जब वो गुजरी तो बोले, यही तेरा घर है, बोले यही मर जाना। बोले क्या ये शब्द जब मैंने सुने दोस्तों, तो क्या मैंने दूसरे दिन दारू बंद कर दी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे अंदर में ऐसी कुछ फीलिंग आई कि ये जो मेरी माँ है वो कितनी तड़प के ये बात बोली थी? बिल्कुल उसकी फीलिंग को मैं समझ नहीं पाया दोस्तों। ये तो आज अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा है कि जिसने मुझे होश में लाया। और जब आज मैं अपनी छानबीन करता हूँ तो मैं उन सब लोगों को याद करता हूँ, जिसमें मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे काम धंधे पर के लोग हैं। इवन बाद में ए में आने के बाद में मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों को भी काफी सताया। तो आज ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, आज ये अवेयरनेस जो आया, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आया इन स्टेप्स को फॉलो करके, तो आज मैं दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को समझ सकता हूँ कि मैंने लोगों को कैसा तिल जलाया है। आज के थॉट में लिखा है दोस्तों कि
हार्म्स का अर्थ यानी नुकसान का मतलब क्या है। जनरली बहुत सारे लोग नुकसान को आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं कि जैसा हमने किसी का पैसा ले लिया था और फिर अभी पैसा लौटा नहीं पाए, या किसी को धोखा दे दिया था मनी के बारे में, तो हम उसी को नुकसान समझ लेते हैं। लेकिन बहुत ही क्लियर कट दोस्तों 12/12 में इसके बारे में लिखा है, स्टेप 10 में, कि नुकसान का अर्थ बड़ा व्यापक है। सिर्फ ये आर्थिक नहीं हो सकता, ये शारीरिक भी है, ये मानसिक भी है, ये आध्यात्मिक भी है। हमने लोगों को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाया है, हमने उनके दिलों को चोट पहुंचाया है, हमने उनके मन को चोट पहुंचाया है, हमने उनकी आध्यात्मिकता को नष्ट किया है। ये चीजें दोस्तों शायद मैं ए के बाहर कहीं अगर शराब में छोड़ता तो ये चीजें समझ में नहीं आती। मैं तो ये जान ही नहीं पाता कि मैंने किसी का नुकसान किया या किसी को खून के आंसू रुलाया। थैंक्स गॉड, और ये इतना हमारे को फाउंडर्स ने इतना सुंदर प्रोग्राम मुझे मेरे लिए बनाकर रखा कि मैं आज अपने आप के बारे में जान रहा हूँ, और मैं उन सारी भरपाइयों को करने के लिए आज तैयार हुआ हूँ। मैं एक शराब से दूर रह के एक खुशनुमा, एक चित्त शांति भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बोली कि शराब बंद करने के बाद ये प्रोग्राम शुरू होता है। अगर मैं शराब से दूर रहकर एक सीरन लाइफ जीना चाहता हूँ, एक चित्त शांति भरा जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो मुझे ये अतीत का जो कचरा है उसको साफ करना पड़ेगा, वरना मैं कभी भी नजर उठाकर लोगों से नजर मिला नहीं पाऊंगा या सर उठाकर जी नहीं पाऊंगा। और शुरुआत के 4 साल जो मैं सर्विस के घोड़े पर बहुत दौड़ा, उन 4 सालों में दोस्तों ये सारी चीजें मेरे सामने में आई। 2007 में मैं ए में आया था, और जैसा कि मेरी विलिंगनेस थी, मेरी मन की तैयारी थी, ईमानदारी थी, मेरा मन खुला था, उसका मुझे फायदा हुआ, मैं शराब से दूर हो गया। और एक और ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ में हुई कि पहले ही दिन से इस मीटिंग ने ऐसे अपने आगोश में मुझे ले लिया कि आज 13 साल हो चुके हैं, मुझे पीछे पलटकर देखने की गरज ही नहीं गिरी। एक जो जुनून, एक जो ऑब्सेशन शराब के मामले में था, वो जुनून, वो ऑब्सेशन मेरे हायर पावर की ये कृपा है कि वो एक ही मामले में शिफ्ट हो गया। और इसीलिए दोस्तों शुरुआत में मैं अपनी जिंदगी में एक ट्रायंगल बनाकर जिया, घर, काम धंधा और अल्कोहलिक एनोनिमस। और उसमें भी कई बार मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए बाकी चीजों को सेक्रीफाइस किया। उसका एक फायदा तो हुआ दोस्तों कि इनिशियल डेज में जो मेरी हालात बड़े खराब थे, तो उनकी ग्रेविटी कम करने के लिए एक ही सर्विस ने मेरा बड़ा फायदा किया। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा काम धंधा खराब हो चुका था, मैं एक सोशल बायकॉट झेल रहा था, सारे जो दोस्त, रिश्तेदार, भाई, समाज, पड़ोस, सबने मुझे अकेला कर दिया था, घर की स्थितियां खराब थी। तो ये चीजें मुझे डराती थी, कैसा होगा। लेकिन एक ही सर्विस में रहने की वजह से दोस्तों इनकी तीव्रता मुझे बहुत ज्यादा सताई नहीं, और मेरी सोब्राइटी के दिन बढ़ रहे थे। लेकिन बीच बीच में ये चीजें मेरे मन को खाती थी। इतनी सर्विस करने के बाद में भी जो एक सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उलट मेरा जो बिहेवियर था, उस बिहेवियर की वजह से दोस्तों मैं जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के पहले लोगों से संबंध खराब कर रहा था, ठीक वैसे ही संबंध दोस्तों ए में आने के बाद भी मेरे खराब हो रहे थे। ए में आने के बाद में 2 साल के बाद में मेरी शादी हुई, तो इनिशियल डेज में पत्नी के साथ में भी मेरे संबंध ठीक नहीं थे, क्योंकि एक जो टॉलरेंस, एक दूसरे को समझने के जो भाव, उसमें मेरी बड़ी कमी थी। और 2-3 महीनों में ही दोस्तों मैं डाइवोर्स के पोजीशन पर आ गया था। यानी मुझे ऐसा लगता था
कि ये जो मेरी मिसेस है ना, ये मुझे संभाल नहीं पाएंगी, इसकी आशाएं आकांक्षाएं बहुत बड़ी है और मैं तो बिल्कुल, मेरी हालत खराब है, तो ये मुझे मैनेज नहीं कर पाएंगी। और मैंने दोस्तों अपने साले को फोन कर वो एक होटल में बुलाया और उनको बोला कि ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हैं और आपकी बहन की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है। तो थैंक्स गॉड मेरे साले ने मुझे समझाया कि आप बोले थोड़ा समय लो, बोले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। और ये नए नए में एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से ये सारी चीजें आती है। आज मैं उनका आभारी हूँ दोस्तों कि वो चीजें मैं उस वक्त शुरू में नहीं समझ पाया। आज वही मेरी पत्नी है कि जो मुझे इन 13 सालों में मेरी सोब्राइटी के सफर में हमसफर बनी है। सारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में उसने मुझे साथ दिया। उलट मैं कई बार शेयर करता हूँ कि मैं उसकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल कर नहीं पाता था। ए में आने के बाद में भी कई सालों तक मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी खराब थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें मुझे कहीं तो भी इस प्रोग्राम पर ला रही थी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि सब कुछ ठीक है, मैं ए में सर्विस बराबर दे रहा हूँ, मेरी सोब्राइटी के साल बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। और जब दोस्तों रोज रोज मैं ओल्ड टाइमरों से सुनता था कि आपको आगे के कदम लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, अपनी छानबीन करनी पड़ेगी। और 4 साल के बाद मैंने खास तौर पे 4th स्टेप के लिए मैंने अपना स्पॉन्सर चुना। आज मैं अपने स्पॉन्सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके प्रति। उनकी वजह से मैं अपने आप को जान पाया। उनके बगैर मैं अपने आप को जानने की ये जो प्रोसेस है, तो इसमें सफल नहीं हो पाता। आज जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत अपने आप को जानता हूँ, तो उसमें मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो 4था कदम भी दोस्तों कंप्लीट नहीं कर पाता, इतना मैं लेजी था। सर्विस में ही बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन बार बार मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि आपकी सर्विस अच्छी है, आपको कहीं तो भी अपने रिकवरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों उन्होंने जो बोला उसके तहत दोस्तों मैंने आगे में इस रिकवरी पर काम करने की मैंने कोशिश की। और दोस्तों जब मैंने अपना 4था कदम पे अपनी छानबीन शुरू की, उस 4थे कदम की छानबीन में ही वो सारी वास्तविकता मेरे सामने में आ गई कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ और कैसे कैसे मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे। वो सारी जो लिस्ट है कहीं तो भी दोस्तों वो 4थे कदम की इन्वेंटरी के वक्त ही नजर के सामने में आ गई। और तब मुझे मेरी अशांति का, मेरे डिससेटिस्फेक्शन का जो कारण है वो पता चला कि क्यों सब कुछ ठीक होने के बावजूद मैं अचानक निराश हो जाता हूँ, अचानक मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। और इसीलिए मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अब आपको भरपाई प्रोसेस में भी जाना पड़ेगा। अगर आप अमेंड्स नहीं करोगे तो कहीं तो भी ये जो अतीत का जो बोझ है, ये अतीत का बोझ आपको सोबर होने के बावजूद एक असली जो चित्त शांति है वो अपनी जिंदगी में आप नहीं पाओगे। और उस इन्वेंटरी प्रोसेस का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हुआ दोस्तों कि मेरे मन में जो रिजेंटमेंट के भाव थे, उस रिजेंटमेंट की वजह से ही दोस्तों मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। वो रिजेंटमेंट्स कहीं तो भी गल गए जब मैंने अपनी रिजेंटमेंट की लिस्ट लिखकर तैयार की। और उस रिजेंटमेंट की लिस्ट में तकरीबन दोस्तों 300 लोगों के नाम, और उन 300 लोगों की लिस्ट में 60-70 लोग तो एक ही थे। यानी जिस अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ, उसी अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबरों के साथ में मैं रिजेंटमेंट पाल रहा हूँ। और जब मैंने वो लिखे दोस्तों, तो बोलते हैं कि जब आप खुद पढ़ते हो उसको, उस इन्वेंटरी लिस्ट को, तो खुद अपने आप से ही पहली हंसी आती है।
और मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ। जब मैंने उन 300 लोगों की लिस्ट में जिनसे जिनसे मैं गुस्सा करता था, रिजेंटमेंट था मेरे मन में, वो सब मैंने पढ़ा, तो सबसे पहले दोस्तों मुझे अपने पागलपन पे हंसी आई। कारण पता चले कि असली दोषी तो मैं ही हूँ। जहां जहां मुझे लगा कि मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, तो वहां वहां मैं लोगों से नाराज हो जाता था, उनका गुस्सा करता था, उनके प्रति रिजेंटमेंट पालता था। रिजेंटमेंट की लिस्ट में सबसे पहला नंबर था मेरे फादर का, मेरे पिताजी का। सारा मेरी बर्बादी का जो जिम्मा था मैं उनके सर पे मारता था। और उसी रिजेंटमेंट की वजह से दोस्तों, जो एक लड़का अपने पिताजी को बचपने में डरता था, वही लड़का बड़ा होने के बाद में उनसे गाली गलौज कर रहा है और उन पर हाथ उठा रहा है। तो उसके ये कारण मुझे सामने में पता चले। मेरी माँ का कोई भी रोल नहीं था दोस्तों, किसी प्रकार का उसका कोई अपराध नहीं था। उसके बावजूद माँ के प्रति रिजेंटमेंट थे कि इसने पिताजी को बराबर हैंडल नहीं किया, ये उनको समझाती नहीं, ये उनका बचाव करती है। यानी सिर्फ हम लोगों को लोगों से नाराज होने के, खुन्नस पालने के सिर्फ कारण चाहिए। उस इन्वेंट्री के बाद दोस्तों कहीं तो भी मेरे पिताजी के प्रति, मेरी माँ के प्रति या और भी जो लोग थे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 90% लोगों के नाम मेरे लिस्ट से ऐसे ही हट गए। जो कुछ 10% लोग बचे होंगे जिनके बारे में मुझे लगता है कि उन्होंने रियली मुझे नुकसान पहुंचाया, तो उनको मैं माफ नहीं कर पाया था उस वक्त। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि आज वो लोग भी मेरी लिस्ट में अब नहीं है, क्योंकि आज मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए मेरी चित्त शांति कितनी बड़ी जरूरत है। और इसीलिए दोस्तों वो रिजेंटमेंट जो मेरे दिमाग से गल गए पूरे, उसकी वजह से आज मैं लोगों के साथ ठीक तरीके से संबंध रख सकता हूँ। आज लोगों से मेरे ठीक से संबंध है, इसलिए मैं इस सोब्राइटी का आनंद ले सकता हूँ, एक सुकून भरी मैं जिंदगी जी सकता हूँ। क्योंकि एक रिजेंटमेंट पालने वाला आदमी कभी सुख चैन की नींद सो ही नहीं सकता। और मेरे जैसा आदमी जो 300 लोगों की लिस्ट बनाकर बैठा था, वो क्या सोब्राइटी का मजा लेता। तो सबसे पहला जो फायदा हुआ दोस्तों संबंध सुधार का, वो पिताजी के मामले में था। इस प्रोग्राम ने जब मुझे सिखाया कि भाई जब आप अपने आप को बीमार मानते हो, तो ठीक वैसे ही आप अपने पिताजी को क्यों नहीं बीमार मानते। तो मेरी दृष्टिकोण में वो बदलाव आया। और दोस्तों वो अक्सर बीमार रहा करते थे, 4 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं उनकी सेवा कर पाया। अब कभी कभी लोग अगर बोलते हैं दोस्तों कि शेषराज के पिताजी ज्यादा दिन बचे जिंदा क्योंकि शेषराज ने उनकी सेवा की, तो एक सुकून मिलता है। जो एक गलतियां मैंने उनके साथ में की थी, जो अपराध मैंने उनके साथ किया था, उनसे गाली गलौज की थी, उनको मैंने कई बार अपमानित किया था, उन पर हाथ उठाया था, आज उसका गिल्ट मेरे दिमाग में नहीं है दोस्तों। आज मुझे वो आत्मग्लानि नहीं सताती, क्योंकि मैंने जब जो ओरली जो माफी है, वो ओरली माफी मैंने कभी मांगी नहीं। ए ने जो एक सिखाया था मुझे कि हमें ये जो भरपाई है हमें एक्शन में करनी है, और मैंने जैसा ए ने सिखाया मैंने एक्शन में वो भरपाई करने की कोशिश की। उनके मरते दम तक मैंने उनकी जितना मुझसे जमता है मैंने उनकी सेवा करने की कोशिश की, और उसकी वजह से दोस्तों मेरी जिंदगी में आज सेटिस्फेक्शन है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बाकी जो लोग थे उनके साथ में भी, जैसे किसी का मैं आर्थिक नुकसान किया था, किसी का पैसा लिया था, मैंने पैसा नहीं लौटाया था। एक ऐसे ही मेरे मित्र थे, वो एक रूरल एरिया से आते थे और हॉस्टल में रहकर अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे। मुझे दोस्तों शराब पीने के लिए पैसे की बड़ी गरज थी। मैं उनके पास पहुंचा और मैं बोला कि मुझे 100 रुपये आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में लौटाता हूँ। तो बोले ठीक है। बोले 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, मैं उनका पैसा देने का नाम नहीं, क्योंकि हम शराबियों की आदत होती है, हम लेना जानते हैं, हमको देना नहीं आता।
क्योंकि देने की हालत में ही नहीं होते, मेरे हालात वैसे ही थे। वो भी बड़े गरजमंद थे। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने मुझे टोका, तो मैंने उनको बोला उलट के, कहीं भाग रहा हूं क्या? दूंगा आपको मैं, कहाँ भाग रहा हूं? फिर एक दो बार उन्होंने बोला, और जब मैंने नहीं दिया तो उन्होंने अचानक वो बात किसी और को शेयर कर दी। और जब मुझे पता चला कि इन्होंने वो बात किसी और को बताया है, तो मैं उन पे इतना भड़क गया और बोला, क्या मैं आपके पैसे लेकर भाग रहा था क्या? क्या मैं नहीं देता पैसे? यानी देखो, एक अल्कोहलिक कितना बेईमान होता है कि जब उसकी खुद की गरज होती है तो वो हाथ पांव जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, और गरज पूरी हो जाती है तो ऐसे भाव में आ जाता है कि मैंने कैसा उसको ठग लिया, कैसा उससे पैसे निकाल लिया। यही मेरा स्वभाव था। किसी प्रकार की कोई संजीदगी, कोई संवेदनशीलता नहीं थी कि आगे वाला व्यक्ति किस हालत में है, किस हालत में उसने मेरी मदद की, जैसे मैं उन लोगों से व्यवहार कर रहा हूं तो उन पर क्या गुजर रही है, बिल्कुल इसका कोई सेंस नहीं। किसी की भावनाओं को समझने की मेरे अंदर में क्षमता ही नहीं थी। आज अल्कोहलिक एनोनिमस की बदौलत मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ कि उन लोगों पे क्या बीतती होंगी जिनके साथ में मैंने अलग अलग तरीके से उनके किसी के दिलों को चोट पहुंचाया, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, किसी का आर्थिक नुकसान किया, किसी की आध्यात्मिक शांति छीन लिया मैंने। कुछ लोग मेरे से डरे डरे रहते थे। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी एक ओल्ड टाइमर मेरे से इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि मैं हर बार एक ही सभाओं में उनको क्रॉस किया करता था। उनके प्रति भी मेरे अंदर में रिजेंटमेंट थे कि ये फेलोशिप को बहकाते हैं, ये फेलोशिप को मिसगाइड करते, और हमेशा ये एक के खिलाफ ही बात करते हैं। तो हमेशा उनके साथ में मेरी तू मैं होती थी। और एक बार का वाकया ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी मेरी भाषा से। थैंक्स गॉड कि आज उनसे संबंध मेरे अच्छे हैं। तो कहीं कहीं मैं ए में आने के बाद के भी अमेंड्स की जिक्र कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव का पार्ट है। ए में आने के बाद में भी हम कोई संत नहीं बन जाते। हमारा स्वभाव ए में आने के बाद भी लोगों को वही तकलीफें देता है अगर मैं नहीं बदला। मैंने ए में आने के बाद भी अपने परिवार को तिल तिल के सताया। और दोस्तों, ये सारी चीजें मैं ए में आने के बाद में समझ पाया कि इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके के व्यवहार से मैं अपने आप को खुश रख नहीं सकता। सबसे पहला आज मेरा दायित्व है कि अपने आप को खुश रखना। अपनी सेरेनिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायना रखती है, और उस अपनी सेरेनिटी को ही कायम रखने के लिए ए के प्रोग्राम ने बोला है कि जिन जिन का नुकसान किया होगा उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। चाहे वो मेरा घर हो, परिवार हो, दोस्त हो। दोस्तों से मेरी खुन्नस थी, दोस्तों से मेरे संबंध खराब हो गए थे। वही दोस्त जो मेरा भला चाहते थे। कई मेरे दोस्तों ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। एक दोस्त मुझे 2007 में ए में मेरी वापसी होने के पहले 4-5 साल पहले एक मीटिंग में लेकर गए थे, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो एक ही मीटिंग है। तो मेरे दोस्त ऐसे थे, लेकिन मेरी वजह से उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, क्योंकि मेरा नाम लेकर लोग उनको परेशान करते थे, उनकी बदनामी होती थी। मेरे व्यवसाय पर के लोग मेरे से परेशान थे। कई बार उन्होंने मेरी बैग में जो बॉटल होती थी, वो बॉटल उन्होंने बिल्कुल उठाकर फेंक दी थी, और मैं उन पर चिढ़ता था, मैं उनसे खुन्नस पालता था। ए में आने के बाद में खास तौर पे जब चौथे कदम पे मैंने अपनी छानबीन की, जब मुझे मेरी अराजक स्थिति का पता चला, क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है ए में आने के बाद, सोबराइटी हासिल करने के बाद, अच्छी ए में सर्विस देने के बाद, क्यों मैं उदास रहता हूँ, क्यों मैं दुखी हो जाता हूँ, क्यों मैं भड़क जाता हूँ। तो ये ए में आने के बाद समझ में आया दोस्तों, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरे अंदर में आई कि मैं ऐसे अपने आप को सही ट्रैक पे नहीं रख सकता। मुझे लोगों से संबंध ठीक करने ही पड़ेंगे। जिनका भी मैंने नुकसान किया है उनकी भरपाई प्रोसेस में जानी पड़ेगी। तो जो मेरे दोस्त थे, उनसे दोस्तों मैं अल्कोहलिज्म के उस हादसे के बाद कई साल तक उनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया। लेकिन जब ए में आने के बाद में मैंने अपनी अमेंड प्रोसेस में जब मैं शामिल हुआ, तो मैंने उनसे डायरेक्ट जाकर उनसे माफी मांगी।
बात सिर्फ 100 रुपए की थी, लेकिन उस 100 रुपए के पीछे में एक सबसे बड़ा जो नुकसान था, मैंने उनकी आध्यात्मिक शांति छीनी थी, उनके दिलों को चोट पहुंचाया था। लेकिन एक ही अमेंड ने दोस्तों हमारे संबंध फिर से अच्छे कर दिए। आज वो हम एक ही प्रोफेशन में है, अगल बगल में हम बैठते हैं, और वो तो बोले कि मैं तो इस बात को पहले ही भूल गया था, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बोले उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया। आज पिछले 8-9 सालों से दोस्तों हमारे बहुत अच्छे संबंध है। तो मैंने छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों के दिलों को दुखाया। और ये क्या था दोस्तों, जो बिग बुक में लिखा है, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्मकेंद्रितता, यही मेरी समस्याओं की मूल जड़ है। जब मैं अपने सेल्फिशनेस से निकलता हूँ, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलता हूँ और लोगों के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, तो दोस्तों कहीं तो भी मेरे संबंध लोगों से अच्छे होते जाते हैं। और जब लोगों से संबंध मेरे अच्छे रहते हैं, तो मैं एक इनर जो पीस है उसका अनुभव मैं करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं वही कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हुए। मेरे लिए मेरी सेरेनिटी सबसे ऊपर है, क्योंकि मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर अंदर से शांत नहीं है तो वो हमेशा खतरे में है। और अपनी अंदर के पीस को, इनर पीस को कायम रखने के लिए ही दोस्तों मुझे मेरे परिवार के साथ ठीक रहना पड़ता है, मेरे पड़ोस के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आज मैंने ए में झगड़ना बंद कर दिया। मेरे स्पॉन्सर बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे कि जिसकी 12 स्टेप पे रिकवरी अच्छी, वही अच्छे से सर्विस भी कर सकता है और वही अच्छे से ट्रेडिशंस पे भी चल सकता है। आज मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत मेरी जो भी स्टेप्स पे रिकवरी हुई है, इसलिए दोस्तों आज मैं ग्रुप में लड़ता नहीं, आज मैं ए में लड़ता नहीं। मेरे कुछ सुझाव है, मैं अपने रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ग्रुप मेरे सुझाव माने या न माने। थैंक यू।